फैसला और उसी समय सामने दिख रहा है 30,000 करोड़ रुपए का खेल, 30,000 करोड़, और वो ये हलाल सर्टिफिकेट का है। तो एक तो वो मतलब उड़ीसा के हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो आदमी रिटायर हुआ हो और वो आदमी आतंकवादियों का मुकदमा लड़ रहा था मुंबई में आके, सोच लीजिए कितना मार गिरा होगा कि जमीयत उलेमा हिंद पूरे हिंदुस्तान में आतंकवादियों के मुकदमे लड़ रही है। उनके लिए महंगे वकील आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनके लिए वकील बन के खड़ा हो रहा है अदालतों के अंदर। अब फांसी की सजा पाए आतंकवादी छूट रहे हैं और हाई कोर्ट के जजों के घरों में कमरा भर भर के नोट मिल रहे हैं। ये केवल जरा सोचिए कितनी लंबी साजिश है ये। सर, मुंबई पर इसी ढंग का एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। हम लोग पीछे विश्लेषण किए, मुंबई पर आतंकी हमला था 2006 में, अलग अलग ट्रेन में, प्लांट वे में सब कुछ हुआ था। जैसे होता ना कि शुक्रवार को हुआ हमला तो लोग मस्जिद में रहेंगे, तो टाइमिंग के हिसाब से मुंबई में हुआ था 1993 वाला। इसमें फांसी की सजा हुई और वो बरी कर दिए गए। बरी करने के बाद देखिए कि सरकार और चीजें ऐसी कुछ हुई। कई बार होता है कि हम लोगों ने सरकार पर हमला किया, उसके प्रोसिक्यूशन पे हमला किया। अब बहुत सारी चीजें जुडिशियरी पे भी आती है, और हम और आप जानते हैं कि जुडिशियरी बहुत हद तक विचारधारा से प्रभावित होती है। जज कौन होता है इसके मायने होते हैं। सब तेल लेने जाता है, कानून वानून कई बार साफ लगता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सरकार तुरंत आ गई। मैंने कभी देखा नहीं कि 24 घंटे के अंदर सरकार आई, और सरकार था कि आप तुरंत सुनिए, आज ही सुनिए, ताकि इस पर रोक लग सके, ये जेल से बाहर ना पाए। लेकिन सुप्रीम मिलॉर्ड ने 3 दिन बाद का समय दिया। तो ऐसी बात है कि उसको बेल मिल गया होगा, वो सब बाहर आ गए होंगे आतंकी। सरकार ये चाहती थी कि चुनौती, इसलिए कि तत्काल यदि आप सेम डे सुन लेंगे तो कम से कम बेल जो है उस पर एक्सटेंड हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। स्टे लगा देंगे यदि आप हाईकोर्ट का ऑर्डर को। लेकिन सुप्रीम मिलॉर्ड ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके पीछे बड़ा खेल होता है कि कम से कम बेल से बाहर आ जाए, उसका सुनते रहेंगे हम। खैर, सुप्रीम कोर्ट में तो मैटर आ गया है। ये फैसला और उसी समय सामने दिख रहा है कि 30,000 करोड़ रुपए का खेल, 30,000 करोड़, और वो ये हलाल सर्टिफिकेट का है। अरबों का खेल तो धर्मांतरण का है। इस देश में ये हो क्या रहा है? इस देश की जुडिशियरी, इस देश का सिस्टम कब समझेगा इस चीज को? हलाल सर्टिफिकेट हमारे और आपके लिए क्यों? मैंने मनीष जी आपने दो बातें बताई कि एक तो विचारधारा होती है, दूसरे जज कौन बैठा वो, और एक वो नोटों की गड्डियां जो यशवर्धन वर्मा के घर में बरामद हुई, जो 1-1 फुट की गड्डी लगी थी पूरे कमरे के अंदर। तो यशवर्धन वर्मा कुछ दूध नहीं बेचते थे, यशवर्धन वर्मा कुछ गेहूं नहीं बेचते थे, यशवर्धन वर्मा कुछ तेल, कड़ुआ तेल नहीं बेचते थे कि उनके यहाँ नोटों की गड्डी जमा थी। वो न्याय बेचते थे, न्याय, जिसके पीछे अभी महाभियोग चलने जा रहा है। तो ऐसा है कि वो भी हाई कोर्ट के जज थे, क्या कमरा भर के जो नोटों गड्डी मिली है 1-1 फुट की, वो कहा थी, क्या थी? वो न्याय बिक रहा था, न्याय। यहां से जोड़िए जरा, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो है तीसरा कारण ये भी है कि जो नोटों गड्डियां लगी रहती हैं जजों के घर में, वो सच बता रही है कि क्या, कैसे न्याय होता है, कैसे न्याय बिकता है। ये यशवर्धन वर्मा के घर के नोटों की गड्डियां। ये सिर्फ मामला यशवंत वर्मा तक नहीं होना चाहिए था कि यशवंत वर्मा के घर में मिला। ये होना चाहिए कि यशवंत वर्मा के लिए पैसा कहां से आया, किस फिक्सर्स ने लेके पहुंचाया, और किस किस जज का था। बात यहां तक जाती तो सच सामने आता, लेकिन एक आदमी के घेरे में रख दिया गया। मैंने इसीलिए कहा कि वो कोई गेहूं नहीं बेचते थे, कोई तेल नहीं बेचते थे, कोई धंधा नहीं करते थे कि वहां का पैसा जमा था। वो सिर्फ न्याय बेचते थे, न्याय, और न्याय की बिक्री का पैसा था। तो ये न्याय किसका बिका, कहाँ बिका, किसके लिए बिका, कैसे बिका, इसकी कोई जांच ही नहीं हुई मनीष जी आज तक। मार्च से हम जुलाई में आ गए, इसकी कोई जांच नहीं हुई। अभी उन पे केस चलेगा कि नहीं चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर तो अभी तक नहीं हुई। एफआईआर होगी कि नहीं होगी, और महाभियोग के बाद क्या होता है तो भगवान ही जानता है। लेकिन उनकी जांच, ये पैसा लाया कहां से वो आदमी, ये कमरा भर के पैसा आया कहां से? नोटों गड्डी जो लगी हुई थी, जिसको बाद में बोरों भर के पुलिस ले गई, अज्जले नोट। तो ये नोट कहां से आते हैं? ये आता हूं इस बंबई के मामले में। बंबई में छूटे हम लोग, बड़ा आहत हुआ, पूरा देश आहत हुआ, पूरा देश स्तब्ध है कि लोअर कोर्ट जिनको फांसी की सजा दे रहा है वहां को छूट गए, बिल्कुल बरी, और बाइज्जत बरी। तो इनका मुकदमा मालूम कौन लड़ रहा था मनीष, जरा ये बताता हूं कि इनका वकील जो है उड़ीसा का चीफ जस्टिस, उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो रिटायरमेंट के बाद इनके लिए मुकदमा लड़ रहा था। ये जो जेल में बंद थे आतंकी, इनके लिए वो मुकदमा लड़ रहा था उड़ीसा का। सोच लीजिए कितनी महंगी फीस लेके लड़ रहा होगा, जस्टिस ना होगा तो क्या क्या किया होगा, क्या 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 कैसे कैसे गुल खिलाए होंगे उसने, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब वो था तो उसने कितनी मोटी फीस ली होगी। और अगर फ्री में लड़ रहा था तो क्यों लड़ रहा था, फ्री में उसको क्यों विश्वास हो गया लड़ रहा, तो फ्री में नहीं लड़ रहा था। निश्चित बड़ी मोटी फीस, और उतनी मोटी फीस
ये सड़क साहब जो बंद है, इनकी औकात नहीं कि उस मोटी फीस को दे सके। इनकी फीस दे रहा था जमीयत उलेमा हिंद, उसने इनके लिए वकील इकट्ठे किए और वो वकील इसके लिए पैरवी कर रहे थे, तो बड़ी मोटी रकम वहां दी गई। अभी वो जस्टिस वर्मा वाला तो छोड़ ही दीजिए, जो कमरा कैसे भरता है ये आप जरा समझेंगे। तो एक तो वो मतलब उड़ीसा के हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस जो आदमी रिटायर हुआ हो, और वो आदमी आतंकवादियों का मुकदमा लड़ रहा था बंबई में आके, तो सोच लीजिए कितना माल गला होगा। मतलब कितना, और उसको मतलब पैसे की भूख खत्म नहीं होती मरने के कंडीशन में, पांव जो है कब्र में होंगे, 70 के उम्र ज्यादा होगी, 70 से ऊपर, और और किस कीमत पे, और मनीष जी किस कीमत पे, किस किस कीमत पे, कीमत। जरा ये सोचिए। और इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद उसका मुकदमा लड़ रहा था, और जमीयत उलेमा हिंद वही जयपुर के उन आतंकवादियों को मुकदमा लड़ रहा था जिनको वहां पे भी आठों आतंकवादी बरी कर दिए गए। मतलब उनको कोई सजा ही नहीं, उनको फांसी सजा, जिनको फांसी थी उनको कहा छोड़ दो, ये सब निर्दोष हैं। कोई सबूत उन्होंने निचली अदालत के माने ही नहीं, आंखें बंद थी। क्या था कि जो जो जिन सबूतों के आधार पे निचली कोर्ट फांसी की सजा दे रही है, हाई कोर्ट कह रहा है कि ये सबूत ही नहीं है, ये गवाह झूठे हैं, सब सब झूठा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कहीं यशवर्धन, जब ये इस तरह के फैसले आते हैं तो यशवर्धन वर्मा का कमरा याद आता है, ये और याद आता है जमीयत उलेमा हिंद। और जरा आगे समझिए कि ये जमीयत उलेमा हिंद मनीष जी, ये हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेट बांटता है। ये सरकार बच नहीं सकती अपने जिम्मेदारी से। ये हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेट बांटता है, ये सामान हलाल और ये सामान हराम, इसका सर्टिफिकेट ये बांटता है। 4 संस्थाएं हैं जिसमें 2 तो इसी की हैं, एक अपनी बनाए और एक महाराष्ट्र की ब्रांच बनाए है, और चार संस्थाएं हैं। और मालूम है मनीष जी, वो जो हलाल सर्टिफिकेट बांटने की जो फीस मिलती है कितनी है इसकी, एक साल की 30,000 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं इस जमीयत उलेमा हिंद के पास। 30,000 करोड़ रुपए किस बात को मिल रहे हैं, किस बात को मिल रहे हैं, कैसे सरकार ने इसको अनुमति दी, इसके ऊपर डंडा चलाया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट वाला बेचोगे तो तुम पर 10 लाख रुपए जुर्माना और हो सकता है उम्र कैद, या दोनों हो सकती है, दोनों में से एक तुमको दंड मिलेगा। उन्होंने नवंबर 2023 उस समय योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार से लगाया, तब से यहाँ पर बंद है। लेकिन उस पर मुकदमाबाजी जमीयत उलेमा हिंद चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आज तक अभी तक फैसला नहीं हो पाया मनीष जी इस पे। जरा दर्शक गौर करे कि अपना जिन कारणों से योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2023 को इस पे प्रतिबंध लगाया, जब कि आप हलाल का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, और हलाल की मोहर लगी, कोई सामान उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगा। और उस पर जमीयत उलेमा हिंद चला गया सुप्रीम कोर्ट, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर पाया कि ये गलत है कि सही है। जरा गौर करिए कि ये 1.5 साल इस बात पे लग रहे हैं, और जबकि सीधा सा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोर्ट के अंदर कहा कि सरिया में कौन सा हलाल, सीमेंट में कौन सा हलाल, लकड़ी में कौन सा, फर्नीचर में कौन सा हलाल। और इसलिए ये लूट मची है, और उसमें बहुत खुलकर है। उनके पास जो शिकायत पहुंची थी, ये पैसा आतंकवाद को पोषित करने के लिए खर्चा किया जाता है, आतंकवादियों को बचाने के लिए खर्चा किया जाता है। और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पाया है, अभी तक वो फैसला नहीं कर पाया है कि योगी आदित्यनाथ का फैसला सही था या गलत था। क्यों ये 1.5 साल क्यों लग रहे हैं, ये 1.5 साल क्यों लग रहे हैं? फिर याद करिए यशवर्धन वर्मा का कमरा, ये जरा याद करिए। तो और जमीयत उलेमा हिंद, अब जरा समझिए ये कहां से घुमा के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक तरह से फंडिंग की जा रही है कि 30,000 करोड़ रुपए की मोटी रकम बनी थी। पहले खबर दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को विश्वास हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है कि कितने रुपया जाता है, जरा दिखाइए इसको। ये हाँ, देश में हलाल सर्टिफिकेट बांटने से होने वाली कमाई 30,000 करोड़ रुपए है। ये सर्टिफिकेट बांटने का धंधा 4 संस्थाएं करती हैं। हलाल प्रमाणन के लिए 4 अलग संस्थाएं हैं, जैसे जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र। इनमें से जमीयत हलाल ट्रस्ट ने योगी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। यही जमीयत देश में पकड़े गए आतंकवादियों के मुकदमे लड़ती है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 750 आतंकियों के मुकदमे उसी जमीयत के पैसे से लड़े जा रहे हैं। कमाल है, कमाल। और जो जमीयत हजारों करोड़ रुपए हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कमाती है। ये देखिए, ये खबर है, जरा मनीष जी खबर क्लिक कर दीजिए,
दर्शक इसको देख लें, इसकी हेडिंग दिखा दीजिए। 30,000 करोड़ रुपए की कमाई का लालच है हलाल सर्टिफिकेशन, जाने हलाल और हराम में क्या है फर्क। अब खैर इसको तो आप पढ़ लीजिएगा अलग से। सोचिए, मतलब ये जितने जज हैं, ये वकील हैं, ये सबको हलाल सर्टिफिकेट की जो आमदनी है, वो हलाल का आमदनी कहां से? हमारे आपके पैसे, सबके पैसे हैं, क्योंकि आप भी हर सामान लेते हैं इस देश में। अब तक इस पे रोक नहीं लग सका। योगी ने प्रयास भी किया तो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है मैटर। वैसे सुप्रीम बहुत हद तक कोर्ट उत्तर प्रदेश में हलाल पे रोक लग गई हुई है बहुत सारी चीजों पे। नरे योगी बाबा का तो कानून चल रहा है, लेकिन ये खेल जरा 30,000 करोड़ रुपए का जरा ये समझिए, और जरा नीचे आइए मनीष जी, इसको बिल्कुल क्लियर दर्शक समझ लेंगे। तो आपने देखा 30,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और नीचे का देखिए, ये देखिए, इसकी हेडिंग दिखाइए मनीष जी। ये कि 2023 में कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा था। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड करा रहे थे। ये जरा इनका कर्म समझिए, करा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने मजहब की आड़ लेकर एक धर्म विशेष को बरगलाने और अन्य धर्मों के बीच विद्वेष भड़काने की इस कोशिश का कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आशंका है कि कूट रचित दस्तावेजों के सहारा लेकर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ और आज तक सुनवाई ही चल रही है ये मामला। और ये देखिए नीचे खबर जो है, ये भी दिखा दीजिए मनीष जी। ये है हेडिंग, देखिए कि जो मैं इसके बगल वाली है मनीष, इसके बगल वाली है, इसके ये तो चलिए ये छोड़ दीजिए, इसका ये तो अभी बाद में दिखाता हूँ। जरा बगल में है कि हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में आतंकी संगठनों को फंडिंग, यूपी सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। ये और ये नवंबर 18 2023 की खबर है। ये नवंबर 18 2023 की खबर है और इसमें लिखा है कि आतंकी संगठनों को फंडिंग, यूपी सरकार को प्रतिबंध लगाने की तैयारी, एफआईआर। और ये देखिए नीचे, इसके जरा पढ़ दूं मनीष जी कि बिना किसी अधिकार के, ये सबसे खास मुद्दा है कि बिना किसी अधिकार के खान पान व सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के कार्य कारोबार पर योगी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा है। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान लिया है। उन्होंने मजहब की आड़ लेकर एक धर्म के विषय इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और जरा बगल में आ जाइए, बगल वाला देख लें जो मैं कह रहा था, उसकी पुष्टि जरा। हाँ, एक एक हेडिंग दिखाइए मनीष जी अभी दर्शकों की सब। ये यूपी को दहलाने की साजिश में गिरफ्तार आरोपियों को कानूनी मदद देगा जमीयत। ये जो मैं कह रहा था उसकी जरा पुष्टि है। और आइए मनीष जी नीचे, लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के 2 आतंकियों का केस लड़ेगी जमीयत उलमा हिंद। ये बेगुनाहों को इंसाफ मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने उनकी जिंदगी तबाह की, ये अभी बोला बम्बई। तो ये एकदम ऊपर वाला दिखा दिए। तो ये आपको ये समझ गया आप कि जमीयत उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान में आतंकवादियों के मुकदमे लड़ रही। उनके लिए महंगे वकील आप समझ लीजिए कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनके लिए वकील बन के खड़ा हो रहा है अदालतों के अंदर। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये 30,000 करोड़ की कमाई हो रही है 4 संस्थाओं में, ये पैसा वहां से आ रहा है, ये रकम वहां से आ रही। और मेरी समझ में नहीं आता मनीष जी कि जिस तरह से इनको झटका नहीं पसंद है, तो हलाल अगर है तो सिखों में हलाल मना है। सिख जो है हलाल नहीं खाते, तो सिखों को जबरदस्ती क्यों खिलाया जा रहा है? हिंदू हलाल नहीं खाते, उनको हलाल क्यों खिलाया जा रहा है? और ये सरकार बैठी है केंद्र में, ये क्या कर रही है मनीष जी? ये कैसे गोरख धंधा चल रहा है? यानी इतनी बड़ी इकोनॉमी, 30,000 करोड़ की इकोनॉमी हर साल, 30,000 करोड़ रुपए हर साल, और सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही कि इस देश में क्या खाया जाएगा और क्या नहीं खाया जाएगा। ये कोई मुल्ला तय करेगा? इस देश की केंद्र सरकार किस लिए बैठी है? वो क्या तय करने के लिए बैठी है?
तो फिर वहां पे जो ISI और दुनिया भर का बनाए हो अपना हॉलमार्क सब खत्म करो, सब मुल्लाओं के हाथ में दे दो, सब मुल्ला तय करेंगे कि मुल्ला क्या आदमी क्या पहनेगा, देश का क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, ये सब मुल्ला तय करेंगे। तो यहाँ पर एक सरेआम अवैध धंधा 140 करोड़ लोगों पे लादा जा रहा है मुल्लों की मन मर्जी पर, और वो मुल्ले कितने बेलगाम है कि वो उन पैसों से आतंकवादियों के मुकदमे लड़ रहे हैं, और उसके बाद केंद्र की सरकार सो रही है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे आपके सामने हो गया अभी, मतलब पहले जयपुर में 8 आतंकवादी जिनको फांसी की सजा थी वो छूटे, और आज जो है बंबई में कल जो बंबई फैसला आया तो वहां बंबई में 5 आतंकवादी छूट गए। तो इस तरह से सारे आतंकवाद, दर्शकों को बता दूं कि संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी में जिसको फांसी की सजा हुई है वलीउल्लाह, उसका मुकदमा भी जमीयत लड़ रही है, उसका मुकदमा भी जमीयत लड़ रही है। रामपुर में CRPF के सेंटर पे जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था, एक पाकिस्तानी था बाकी हिंदुस्तानी, उनको 4 को फांसी की सजा हुई है, चारों का मुकदमा जमीयत लड़ रही है। यानी हिंदुस्तान में लाइन लगी हुई है इस तरह के मुकदमों की, और ये खुले आम लड़ रही है, ताल ठोक के लड़ रही है। और ये 30,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई, 30,000 करोड़ का अवैध धंधा। और बताऊं, आपकी आंखें खुल जाएंगी, सरकार की आंखें नहीं खुल रही कि लखनऊ के अंदर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कमलेश तिवारी का कत्ल हुआ था, और वो हत्यारे CCTV में कैद हुए थे। उन हत्यारों का मुकदमा जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है। तो वो 30,000 करोड़ की अवैध कमाई का तुमने खुला नाला बहा दिया है, और उसके बाद बताते हो कि हम ये अंकुश लगाएंगे, वो अंकुश लगाएंगे। अंकुश कैसे लगाया जाता है, ये इस देश को योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिखाया है कि वो उन्होंने साहस करके कहा था कि 10 लाख रुपए जुर्माना और नहीं तो उम्र कैद, और हो सकता है दोनों तुम्हारे ऊपर लगाएंगे अगर तुम हलाल लगा माल यहाँ पे बेचोगे। और केंद्र का मनीष जी, अभी बड़ा किस्सा मशहूर हुआ था, वो वंदे भारत ट्रेन में जो चाय परस रहा था उस पर लिखा था हलाल सर्टिफाइड। एक आदमी बिगड़ गया, उसने कहा मुझको ये हलाल सर्टिफाइड क्यों तुम पिला दो, क्या मुझको क्यों दे रहे हो ये। तो वो आदमी कुतर करता है, जो वंदे भारत का नौकर था जो चाय दे रहा था, कहे नहीं ये हलाल तो सर्टिफाइड है, लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू इसे न पी सके। ये वो समझा रहा था हिंदुओं को, यानी हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था वो। ये धर्मांतरण छांगुर बाबा नहीं, ये धर्मांतरण तो सरकारी संस्थाओं में, सरकारी साधनों में बैठ के सरकारी कर्मचारी वाले कर रहे हैं कि हिंदुओं को हलाल खिला रहे हैं, ये कह के खिला रहे हैं कि नहीं ये तो हिंदू भी इसको खा सकते हैं। ये मुसलमानों को जाके समझाओ, मुस्लिमों को क्यों नहीं समझाते हो। ये वंदे भारत एक्सप्रेस में हो चुका है बवाल, सर्टिफाइड चाय परोस रहे थे, हलाल सर्टिफाइड चाय। तो निश्चित रूप से ये चीजें अब जिम्मेवारी है जागरूकता की एक भारत सरकार पे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर होने के बाद भी यूपी में अभी भी हलाल सर्टिफिकेट पे के धंधे पे योगी ने एक तरह से लगाम कस दिया हुआ है। मनीष जी, ये जागरूकता की जरूरत नहीं है, ये देश जल रहा है, देश। अब फांसी की सजा पाए आतंकवादी छूट रहे हैं, और हाई कोर्ट के जजों के घरों में कमरा भर भर के नोट मिल रहे हैं। ये केवल जरा सोचिए कितनी लंबी साजिश है, ये कितनी लंबी साजिश है। ये कमरा भर के जो नोट आ रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं दे रहा, ये कौन दे रहा है। ये जो फांसी की सजा, सीधे 8 आदमी की फांसी की सजा, और फांसी की सजा नहीं, उनके सारे केस खत्म, उनको निर्दोष माना जा रहा है हाई कोर्टों के अंदर। ये इससे ज्यादा नंगा नाच कुछ हो सकता है। और उसके बाद अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ये क्या बोलूं, बहुत क्रोध आता है। लेकिन दर्शक इस बात को समझे, और आप भी अपने बात है आपने कही कि जजों के कमरे में जो भर भर के ये नोट मिल रहे हैं, और जाने को लाचार है मिलॉर्ड, तो समझ में आता है कि कैसे है। जमीयत उलेमा के केस लड़ने के लिए, मतलब आप कहते हैं ना कि गंदगी, वो शौच पर से पैसे उठाने के लिए आप बेचैन हैं, तो समझ लीजिए कि वो जमीयत उलेमा का पैसा कहां से आता है, वो हलाल से कमाते हैं। हलाल और ये जमीयत लड़ता आतंकवादियों के केस है। और जरा पैसे की ताकत अभी समझा देता हूं दर्शकों को उदाहरण देकर कि जहांगीरपुरी में जो मुसलमानों की बस्ती में बुलडोजर चल रहा था, 10:30 बजे बंद करा दिया गया तुरंत। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और कहीं तत्काल बंद करो, तत्काल वो फोन पे बंद करा दी गई वो कार्रवाई आधे घंटे के अंदर। लेकिन जब महाराष्ट्र की सरकार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि इन आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है, इस पर सुनवाई कर लो, तो कहे नहीं वो तो छूट गए, तो अब तुम तो 3 दिन बाद सुनेंगे, हम तुमको शुक्र बृहस्पतिवार को तुम्हारा मुकदमा सुनेंगे। 8 आदमी छूट गए उसमें, अब मेरे ख्याल से 4 बजे तो वो भी छूट गए होंगे। तो ये जो गैप दिया गया 3 दिन का, ये किसके लिए दिया गया, ये क्यों दिया गया। जब तुम
जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पे आधे घंटे का वफा नहीं देते हो, और सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने वो रुकवाया दो था कौड़ी का जहांगीरपुरी। बखेड़ा जो है, 2 कौड़ी का बखेड़ा, उसका मामला उसे गिरफ्तार किया गया तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया सिंघवी, और उसे तत्काल उसे छोड़ दिया गया। उस समय नहीं कहा गया कि नहीं, हम टाइम हो, पहले जाओ हलफनामा दाखिल करो, पहले जाओ रजिस्ट्री में मैटर डालो, उसके बाद हम सुनेंगे। ऐसा नहीं कहा। ये कि जहांगीरपुरी के वो 100% सड़क घेर के जो बैठे थे, उनका करने कार्रवाई रोको, तत्काल रोको तुरंत, उसके बाद बात होगी। तत्काल तुमने रुकवा दी। अभी पवन खेड़ा का मनीष जी ने बताया कि आधे घंटे के अंदर सुन लिया, तत्काल कार्रवाई रुकवा दी। नहीं, लेकिन उस समय संवैधानिक पीठ बैठी थी सिंघवी की, चंद्रचूड़ की, और संवैधानिक पीठ के बीच में रोक करके उसको सुना गया और उस पर स्टे लगा दिया गया। फिर दोबारा बखेड़ा जो है जेल नहीं गया, कोई उत्पात, कुछ नहीं हुआ। तीस्ता सीतलवाड़ का टेलीफोन पे तत्काल सुन लिया गया, टेलीफोन पे, वो आई भी नहीं, उसका वकील आया, बिल्कुल। टेलीफोन पे सुन लिया गया, आदेश कर दिया गया। तो वो भी लेकिन तो जमीयत वाली है, वो भी तो जमीयत वाली है, हलाल वाली है। लेकिन जिन लोगों को बंबई की मकोका कोर्ट ने 189 यानी 190 लोगों की कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा दी थी, उनके खिलाफ अगर कोई खबर आई तो महाराष्ट्र की सरकार जब पहुंची कोर्ट, तो कहने 3 दिन बाद सुनेंगे, यानी उनको छूट जाने तो पहले, जब वो निश्चित हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि उनकी रिहाई हो गई, तो ये जो 3 दिन का जो है ना इंटरवल, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, ये 3 दिन का इंटरवल ऐसे ही नहीं दिया जाता, ऐसे ही नहीं दिया जाता। बड़े खेल होते हैं इसमें, बड़े खेल होते हैं। क्योंकि फिर तुमने खेड़ा क्यों नहीं दिया, वो जो इंक्रोचमेंट कर रहे थे उन पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे 3 दिन की जगह दी गई कि जाओ, छूट जाओ, उसके बाद फिर सुनेंगे। तो ये, और फिर अभी जब ये बता रहा हूँ तो उसके बाद याद करिए, यशवर्धन कमरे में, यशवर्धन वर्मा का कमरा जो है नोटों से भरा था। कमरा, मैंने बक्से सुने थे, मैंने बूरे सुने थे, कमरे नोटों से भरे। तो ये जो कमरे नोटों से जिनके भरे होते हैं, उनको देने वाला कोई भिखमंगा नहीं होता, कोई भिखारी नहीं होता, कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता। जिनकी हजारों करोड़ में कमाई होती, वो भरते हैं आके उनका कमरा। अब आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल, समझने के लिए इशार काफी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हलाल की ताकत है कि इंडियन जुडिशियरी की क्या हैसियत रह गई है। वो दिखता है जहांगीरपुरी मामले में, वो दिखता है खेरा के मामले में, वो दिखता है आतंकवादियों के मामले में, कि तत्काल तो कैसे सुनते हैं किसी सिब्बल के मामले को, लेकिन इस मामले को देखिए ना, यशवंत वर्मा को, जो सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाले एक वरिष्ठतम वकील से कहा कि तुम यशवंत वर्मा को, जस्टिस वर्मा को तुम वर्मा कैसे बोल सकते हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा नौकर है। सोचिए, वकील साहब ने कहा कि वो इस लायक कर्म नहीं किया उसे उसके आगे जस्टिस लगाऊं। उसे वर्मा कहना ही, वो भी तमक के थे, काबिल लॉयर हैं। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, वो कोई ऐसा कर्म नहीं किया उसके आगे मैं जस्टिस लगाऊं, सम्माननीय कहूं। उसके लिए सम्मान मांगा नहीं जाता है, सम्मान छीना नहीं जाता है, सम्मान दिया जाता है, और हम उसको सम्मान नहीं दे सकते। ये नंदीपुरा, वकील नंदीपुरा ने कहा। और सोचिए सर, मैं व्यथित हो जाता हूं, क्योंकि जुडिशियरी मैंने कवर किया है, इसीलिए एक दो शो करता ही हूं। आज यशवंत वर्मा के लिए कपिल सिब्बल आया, यशवंत वर्मा के साथ साथ कपिल सिब्बल के साथ 4 वकील, और यशवंत वर्मा के पक्ष में याचिका स्वीकार कर ली गई, हियरिंग भी हुई, और सीजीआई कहता है कि मैं नहीं रहूंगा इसमें, मैं पीठ गठित कर देता हूं, क्योंकि मैंने यशवंत वर्मा के कॉलेजियम में, मैंने चयन में मेरी भूमिका थी, इसलिए मैं नहीं रह सकता। यही सीजीआई उस समय कहा था कि यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर कराना है, जाओ अपने प्रधानमंत्री के पास जाओ, जाओ अपने राष्ट्रपति के पास जाओ। ये सोचते हैं हम सब, हमें सम्मान समाज दे, कहां से सम्मान देगा समाज? जस्टिस वर्मा के खिलाफ इतनी याचिकाएं कि एफआईआर करो, तो नहीं सुना। लेकिन जस्टिस वर्मा कह रहा है कि हम निर्दोष हैं, हमारी सुनो। इसी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि दोषी है, संजीव खन्ना की कमेटी ने कहा कि दोषी है इसके, और उस कमेटी ने सिफारिश की है। उस सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ प्रधानमंत्री के पास जाओ, और तब सिब्बल लेके आता है, तब समझ में आता है कि हाँ, जमीयत वजह से मामले, ये हलाला के पैसे, जब इतने माल आए होंगे ना, जस्टिस वर्मा का यदि खेल खुल जाएगा, तो सिर्फ जस्टिस वर्मा थोड़ी फंसेगा। एफआईआर होगी तो ये भी तो पता चलेगा कि ये 15 करोड़ रुपए जो है वो किसके थे, कौन कोर्ट फिक्सर आया था घर में देने के लिए। कोई तो कोर्ट फिक्सर, कोई सर सिपाही थोड़ी पहुंच गया होगा हाई कोर्ट के जज के पास पैसा देने के लिए।
हाईकोर्ट के जज के पास इतना पैसा कोई सिपाही लेके आया होगा क्या? बड़ी गाड़ी आई होगी, कोई हो सकता है कोई बड़ा कोर्ट फिक्सर होगा, सब खुल जाएगा। फिर 15 करोड़ सिर्फ अकेले तो वर्मा का होगा नहीं, बहुत सारे मिलॉर्ड होंगे उसमें, किस-किस के यहाँ पहुँचना होगा, सब खेल खुलेगा। बड़ी साजिशन एफआईआर ना हो, दाब दिया गया, अब तो इसकी संभावना भी नहीं है कि इस पे महाभियोग भी चल पाएगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया तो महाभियोग भी नहीं चलेगा। अब ये टेक्निकल चीज आप ज्यादा जानते हो, मेरे ख्याल से तो चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अलग है, ये तो संसद चलाएगी तो चलेगा। ये नहीं, वो कह देंगे ना कि अंडर जुडिशियरी प्रेशर है। अपने देश में क्या कहा जाता है, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये जुडिशियरी के पास है। जुडिशियरी को कायदे से ये केस लेना ही नहीं चाहिए था जब पार्लियामेंट में पहले मैटर चला गया था। यही तो खेल है। आज मैंने इस पे अलग विश्लेषण किया, मैं व्यूअर्स को कहूंगा उसे जरूर देखिएगा। जब मामला महाभियोग संसद में चलना शुरू हो गया है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुन सकते हो इस मैटर को? ये दिखाता है सब कुछ कि क्या है खेल, क्या जमीयत के पैसे का खेल है, और क्या जो आपने एंगल दिया है कि हालात, ये 30,000 करोड़ बहुत पैसा होता है सर। इस देश में कुछ भी खरीदा जा सकता है इसमें। नहीं मनीष जी, किस अधिकार से वो बांट रहे हैं? हम करें हलाल का सर्टिफिकेट अगर बांटना भी है तो सरकार क्यों नहीं बांटेगी? वो कोई मुल्ला कैसे बांटेगा? पूरे देश को क्या खाना है, क्या खाना है, ये मुल्ला कैसे बांट रहा है? ये सेकुलर देश है ये और इसकी जवाबदेही इस देश की सरकार को है। और ये 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को यहाँ पे शासन करते हुए। अभी नहीं कि अभी परसों आई है, 1.5 साल पहले आई है। ये कौन सा नियम चल रहा है कि यहाँ पे हर कंपनी के लिए जाके पहले मुल्ला के जाके उसके जूते साफ करने हैं कि हमको दो तुम हलाल के सर्टिफिकेट, तब हम इस देश में धंधा करेंगे। और इस देश में सरकार है, सरकार का कोई रोल नहीं उसमें। और इकोनॉमी जो है वो 30,000 करोड़ रुपए की, यानी कोई आदमी 3,000 करोड़ कमा ले कोई बिजनेस, तो उसके पीछे सरकार डंडा लेके पड़ जाएगी कि तुमने ये लिए कि नहीं, ये अनुमति है कि नहीं, फलानी अनुमति है कि नहीं, ढिमाकी अनुमति है कि नहीं। और मैंने कहा कि इस पर कैसे प्रतिबंध रखता है, ये योगी आदित्यनाथ आज से 1.5 साल पहले नवंबर 2023 में बता चुके हैं, बल्कि अब तो समझिए हाँ 1.5 साल हो गया। तो योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत की थी, लेकिन वो कह रहे अब यूपी में हलाल फलाल तो नहीं बिक रहा, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को भी 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। या तो बताओ तुम सही है या बताओ गलत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो वकील खड़े हैं वो धज्जिया उड़ा रहे, बता रहे कि सरिया में कौन सा हलाल होगा, सीमेंट में कौन सा हलाल होगा, ईटा बेच रहे हो उसमें कौन सा, यानी ईंट का भट्टा भी हलाल। तो ये एक तरह से पूरा इस्लामी राष्ट्र बनाए दे रहे हैं हिंदुस्तान को। और इस पर जिनकी जिम्मेदारी है सरकार की, जैसे योगी आदित्यनाथ ने निभाई, वैसी जिम्मेदारी मोदी सरकार ने नहीं निभाई, 1% नहीं निभाई। इनको कोई बुरा नहीं लग रहा। 8 आतंकवादी जयपुर में छूटे जा रहे हैं, 5 आतंकवादी बंबई में छूटे जा रहे हैं, लेकिन इनको कतई बुरा नहीं लग रहा। हलाल की कमाई चलती रहे और यह आराम से इनका शासन चलता रहे, यह है इनका सच। अन्यथा ये योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है कि कैसे बंद किया जाता है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार को चाहिए कि ये अपने हाथ में ले दी हलाल सर्टिफिकेट भी बटे तो सरकार की एक कमेटी होनी चाहिए, सरकार का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, सरकार का एक मंत्रालय होना चाहिए, भारत सरकार का एक मंत्रालय होना चाहिए। ऐसा कुछ है भी तो भारत सरकार का एक मंत्रालय होना चाहिए। कोई जाहिल मुल्ला, कोई जमीयत वाला, आतंकवादी परस्त ऐसे लोग कैसे करेंगे, ये बात सरकार तक पहुंचाइए और एक मुहिम बननी चाहिए इस बात को लेकर। मतलब दर्शक इस बात को समझे कि कितने बेलगाम है कि एक तरफ 30,000 करोड़ रुपया वसूल रहे हैं हर साल, और साथ में छाती ठोक के करेंगे हम आतंकवादियों के मुकदमे भी लड़ेंगे, और सरकार मौन है उनकी कमाई पे। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से विश्वासघात है इस देश के साथ। ये गलती नहीं है, कमजोरी नहीं, कोई 10 साल हो गए, ये देश के साथ विश्वासघात है। 100 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। सरकार कर रही है इस विश्वासघात को, कोई और नहीं कर रहा। वो मुल्ला तो अपना काम कर ही रहे हैं। और वो जो बंबई का ट्रेन ब्लास्ट में जो छूटे आतंकवादी, अब आप समझ सकते हैं कैसे छूटे, क्यों छूटे, और उनको छूटना ही था।